तो ओवर द टाइम क्या कर रहा है, पॉलिटिकल गेन कर रहा है, अपना रिसोर्सेज को वापस जो Leap ahead with timely SIPs. Start investing now. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully. 1937 के अंदर स्पेन के अंदर हो गया हंगामा। स्पेन के अंदर क्या हंगामा हो गया, अब स्पेन के अंदर आपकी ऑलरेडी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती थी, वहां पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, लेकिन वहीं की एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम था फ्रैंको। इस फ्रैंको ने जो है रिवोल्ट कर दिया। इसने सोचा कि यार जब हिटलर जैसा बंदा जर्मनी का डिक्टेटर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं, मैं भी मिलिट्री कू कर देता हूं। स्पेन के बंदे ने जो है सपना देख लिया, मिलिट्री ऑफिसर ने। तो ये फ्रैंको जो है हिटलर के पास आएगा कि भाई साहब वो तुम भी डिक्टेटर बने हो, मेरे को भी स्पेन के अंदर कुछ ऐसे ही करना है, मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो हिटलर ने बोला कि देखो यार मैं डायरेक्टली तो ऐसा कुछ कर नहीं पाऊंगा, वरना ये बाकी लोग बहुत कुछ बोलेंगे। हाँ, मेरे सोल्जर्स वॉलंटरी काम कर सकते हैं। तो बेसिकली यही तो बात होती है, ऑफिशियली कुछ नहीं हो रहा है, सब अनऑफिशियली हो रहा है ना। आंखों में समझ जाना चाहिए। तो सोल्जर्स जो हैं वो स्पेन की हेल्प करेंगे। इसी को बोला जाता है क्या, ड्रेस रिहर्सल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ये स्पेन वाले इवेंट को ड्रेस रिहर्सल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बोलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन बिटवीन 1938-39 के अंदर जो है बहुत सारी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के तहत जितनी भी बातें करी गई थी, हिटलर ने सबका उल्लंघन करा। अपनी आर्मी भी बढ़ाई, अपने सारे एरियाज भी वापस लिए, है ना, रेपरेशंस देनी भी बंद कर दी। साथ ही साथ अपनी पॉपुलेशन के लिए काम तो कर ही रहा था ये, है ना। आर्यन की जो पूरी इसने रेसिज्म पूरी फिलॉसफी फैला रहा है वो तो चल ही रहा है। तो हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया को भी मर्ज कर दिया, धीरे धीरे इसने अपना पूरा एरिया बढ़ा लिया। अब यहां पर ये रशियंस के साथ एक ट्रीटी करेगा, इसी को बोलते हैं नाजी सोवियत पैक्ट, अगस्त 1939 के अंदर। और तुम ये देखो, अगस्त 1939 के अंदर रशिया और हिटलर का जो है पैक्ट हुआ, ट्रीटी हुई, और अगले ही महीने सितंबर के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट। और ये भी एक सीक्रेट पैक्ट था। ये नाजी जर्मनी वालों, रशिया वालों ने सीक्रेट में किया था कि अगर तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो हम बचा लेंगे, हमारे ऊपर तो तुम बचा लेना, है ना। सीक्रेट पैक्ट था ये। तो अब क्या था, अब तो सिर्फ लड़ाई करनी बाकी थी। तो एक दिन क्या हुआ, पोलैंड का एम्बेसडर हुआ करता था, उसको बर्लिन बुलाया गया। बर्लिन मतलब जर्मनी की कैपिटल बुलाया गया। तो हिटलर ने पोलैंड के एम्बेसडर को अपने सामने बुलाया, उसको एक खाली A4 ब्लैंक शीट दी और बोला चल साइन कर। तो एम्बेसडर ने कहा कि भाई साहब मैं साइन तो कर दूंगा, लेकिन तुम चाहते क्या हो। कह रहे वो मैं बाद में बढ़ लूंगा अपने आप, तुम साइन करके निकलो। साइन करवा लिया जबरदस्ती। अब उसके ऊपर हिटलर ने लिखा कि कल जो है पोलैंड सरेंडर कर देगा मेरे आगे, या तो मेरी बात मान ले विदिन 24 आवर्स, या तो मेरी बात मान ले, नहीं तो कल जो है जर्मनी जो है अटैक कर देगा। तो 1 सितंबर 1939 को जो आपका पोलैंड है उसके ऊपर अटैक करेगा कौन, हिटलर। और पोलैंड को बचाने के लिए आपके ब्रिटेन और फ्रांस कूद जाएंगे, और देखते ही देखते आपका वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाएगा। एक तरफ नीचे से हिटलर पिटाई लगाना शुरू लगाएगा, ऊपर से उधर रशिया के साथ ट्रीटी कर रखी थी, रशिया उधर से पिटाई लगाना शुरू करेगा, एंड ले देके आपका क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया पोलैंड की वजह से। ठीक है, हिटलर ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, ओपन फायर कर दिया। तो यहां जो आपका नीचे वाला एरिया है, यहां से आपका हिटलर बढ़ रहा है, और ये वाला जो एरिया है यहां से रशिया आ रहा है, क्योंकि इनिशियली तो रशिया और हिटलर जर्मनी दोस्त हुआ करते थे। यहां से रशिया ने अटैक कर दिया, यहां से हिटलर ने अटैक कर दिया, लो वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया सितंबर 1939 के अंदर। फिर क्या होगा, जो फेज 1 चला आपका वर्ल्ड वॉर 1 का, इसमें हिटलर ने ऑलरेडी पूरा का पूरा यूरोप जीत लिया था, वेस्टर्न यूरोप पूरा जीत लिया था, और ब्रिटेन की तो बैंड बजा दी थी। ब्रिटेन के अंदर एक एपिसोड होता है जिसको बोलते हैं डनकर्क एपिसोड, इसके ऊपर तो बहुत बड़ी मूवी भी बनी हुई है। जैसे डनकर्क नाम की जगह हुआ करती थी, और विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था ब्रिटेन का। तो 3 लाख सोल्जर्स, ब्रिटेन के सोल्जर्स फंसे पड़े थे एक जगह पर। जर्मनी वालों ने क्या करा था, ये जितने भी एयरक्राफ्ट के लिए जो रनवे बनाए जाते हैं, तो जर्मनी वालों ने वो रनवे ही ब्लास्ट कर दिए, ताकि ब्रिटेन का कोई भी फ्लाइट ही टेक ऑफ ना कर पाए, सोल्जर्स ही टेक ऑफ ना कर पाए। तो 3 लाख ब्रिटेन के सोल्जर्स जो है डनकिर्क के अंदर फंसे रहे। 5 दिन के अंदर अंदर यही ब्रिटेन के सोल्जर्स जो है जैसे तैसे मिट्टी विट्टी इकट्ठी करेंगे, एक रनवे, एक कच्चा रनवे बनाएंगे, वहां से फिर एरोप्लेन में बैठ के जो है वापस निकल पाएंगे। तो बहुत इसके ऊपर मूवी बनी हुई है, डनकिर्क नाम ही है मूवी का, डनकर्क। तो ये भी एक एपिसोड आपको देखने को मिला। अब इसके अलावा जहां जहां ब्रिटिश की आर्मी है, जहां जहां पर ब्रिटिश सरेंडर कर रहा होगा जर्मनी के आगे, इस ब्रिटिश आर्मी के अंदर सर इंडियन लोग भी तो थे, और यही तो अल्टीमेटली क्या बनेंगे, आजाद हिंद फौज। किसके अंडर, सुभाष चंद्र बोस के अंडर।
राइट। तो हिटलर ने वेस्टर्न यूरोप भी जीत लिया, ईस्टर्न यूरोप भी जीत लिया, पूरे यूरोप में जो है हिटलर का डंका बज गया। दिसंबर 1940 तक आते आते हिटलर ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले, एक साल पहले तो तुम्हारे साथ ट्रीटी हुई थी ना, दोनों ही पार्टी को पता था, स्टालिन को भी पता था और हिटलर को भी पता था कि आज नहीं तो कल हमारी लड़ाई होनी होनी है। वो तो बस लड़ाई शुरू करनी थी। तो जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। तो दिसंबर 1940 के अंदर हिटलर ने यूएसएसआर के ऊपर अटैक कर दिया। इसी को बोलते हैं ऑपरेशन बारबरोसा। और जर्मनी की आर्मी जो है मॉस्को तक पहुंच गई। और दुनिया गवाह है कि दुनिया सिर्फ कि आर्मी कोई भी जब रशिया के ऊपर अटैक करती है तो कभी भी मॉस्को के आगे नहीं जा पाई, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस इतनी हार्श है कि वहां सिर्फ रशियन आर्मी ही जीत सकती है और कोई कुछ कर ही नहीं सकता। भाई साहब, स्टालिन रशिया की आर्मी इधर हिटलर की आर्मी को पकड़ते हुए मारते हुए लेके आएगी, मारते हुए लेके आएगी। चलो बर्लिन, ठीक है, बहुत मारते हुए लेके आएगी। खैर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है आपका जापान जो है वो आपका साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि जापान और जर्मनी दोस्त हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर आपका। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जापान अपनी हेजेमनी बना रहा है। जापान ने पर्ल हार्बर कर दिया, यूएसए की जो टेरिटरी हुआ करती थी पर्ल हार्बर, उसके ऊपर जो है दंगाबाजी कर दी, बम बम फोड़ दिए। तो यूएसए को गुस्सा आ गया। यूएसए को गुस्सा आएगा तो वो क्या करेगा? जापान के ऊपर अटैक कर देगा। और जापान के ऊपर उसने 2 बम भी गिरा दिए थे, बेसिकली हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक कर दिया। तो वो उधर अलग कहानी चल रही है अपनी। 1942 के बाद क्या हुआ? जब जर्मनी वालों की पिटाई पड़ना शुरू हुई तो रशिया के अंदर वो जो जगह है जिसको बोलते हैं स्टालिनग्राड, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, यहां से जर्मनी की पिटाई पड़ना शुरू हुई और रशिया वाले जो है पिटाई करते 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 इनको लेके जाएंगे। इन बिटवीन 1943 के अंदर इटली के अंदर जो मसोलिनी हुआ करता था, लोग बागों ने मसोलिनी को मार दिया और जिंदा चौराहे पे लटका दिया कि भाई तू भी बहुत ज्यादा हिटलर का दोस्त बन रहा था, तू भी आ साइड में, तेरे भी सर्विस की जाए। तो उधर फासिज्म की बैंड बजाई गई और इधर जो है आपकी हिटलर की पिटाई पड़ना शुरू हुई। ठीक है, जापान ऑलरेडी जो है वापिस जा रहा है। क्यों वापिस जा रहा है? क्योंकि भैया हिरोशिमा नागासाकी हो चुका है, वो अब लॉजिस्टिकली सप्लाई कर ही नहीं पाएगा, सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा, उसकी तो बैंड बज गई है। राइट। तो ये जो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रशिया का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया कि यार रशिया ने अकेले ही जर्मनी की पिटाई लगा दी और पिटाई करते ले गया। तो ऑब्वियसली इसमें यूएसए का इंपॉर्टेंस कम हो गया, यूके का इंपॉर्टेंस कम हो गया। तो उन लोगों ने दूसरा फ्रंट ओपन किया कि हमारा भी तो नाम होना चाहिए, वरना अकेला रशिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। दूसरा फ्रंट ओपन करा, उसी को बोलते हैं डी डे। ठीक है, उसी को बोलते हैं डी डे, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड बोलते हैं जिसको बेसिकली, जिसमें आपका जर्मनी को पिटाई करी गई। तो आपका लगभग अप्रैल 1945 तक आते आते हिटलर को महसूस हो गया कि भाई अब तो वो नहीं जीत पाएगा, है ना, यूएसएसआर के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती होगी, अब तो नहीं जीत पाएगा। तो अब क्या होगा? हिटलर यहीं पर अपने बेस के अंदर बैठा हुआ था और यहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, बेसिकली अपने आप को गोली मार लेगा। ही कमिटेड सुसाइड और इसी के तहत आपका वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म होता है। हिरोशिमा नागासाकी तो आपका इवेंट था ही, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ आपका। राइट। अच्छा, बाय द वे, हिटलर ने मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहले शादी करी, ठीक है, उसके बाद जो है सुसाइड करेगा ये। राइट। तो हिरोशिमा नागासाकी एक बहुत ही डिजास्टर्स इवेंट था इस टाइम पर। ठीक है, आप सभी ने ओपनहाइमर मूवी देखी होगी। तो आज भी आपको जापान के अंदर जो है म्यूटेशन देखने को मिलेगी डीएनए के अंदर, है ना, म्यूटेशन देखने को मिलती है, अलग अलग बीमारियां होती हैं उनको। काफी टाइम तक तो हैबिटेट रहने लायक था ही नहीं यहाँ पर बेसिकली। तो ये था आपका वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। अब क्योंकि 1945 के अंदर आपका जो है वर्ल्ड वॉर 2 जो है खत्म हुआ और यूएसए और यूएसएसआर जो है 2 बड़ी पावर निकल कर आई, तो दुनिया जो है वो बाइपोलर हो गई। कुछ कैपिटलिज्म की फिलॉसफी को मान रहे हैं, यूएसए का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ क्या रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं, यूएसएसआर का सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिज्म की थ्योरी के बेसिस पर। तो बेसिकली जो कोल्ड वॉर है ये आपका नॉन कन्वेंशनल वॉर है। बेसिकली क्या है? ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। एक होता है हॉट वॉर जिसमें आप आर्म्स एंड एम्युनिशन, बॉम्ब्स वगैरह यूज करते हैं, और कोल्ड वॉर के अंदर आप बेसिकली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वगैरह खेलते हैं। राइट। डायरेक्टली कभी भी आप नहीं लड़ते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पहले अगर यूएसए की हम इमरजेंसी की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए एक बहुत बड़ी पावर निकल कर आया। 20th सेंचुरी को बोला भी जाता है दैट इट इज द सेंचुरी ऑफ अमेरिका।
आप देखिए 1940 के अंदर जहां पर केवल और केवल $100 बिलियन इनकी जीडीपी हुआ करती थी, वो विद इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स $5,000 बिलियन हो गई। इनकी पॉपुलेशन भी राइज कर रही है। तो इतना ज्यादा अमेरिका डेवलप क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स आइसोलेशन पॉलिसी। आइसोलेशन पॉलिसी का क्या मतलब है बेसिकली कि भाई ये आपका, अगर मैं एक मैप बना देता हूं पूरी दुनिया का 2D, जहां पर ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, राइट? तो होगा क्या कि भाई नॉर्थ अमेरिका जो है, यहां पर आपका यूएसए के पास इधर अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है। तो प्रैक्टिकली अगर आपको अमेरिका के ऊपर अटैक करना हो तो भैया इतनी बड़ी वाटर बॉडीज क्रॉस करने के आनी पड़ेंगी, तब तक तो उन्हें पता ही चल जाएगा। तो आइसोलेशन पॉलिसी ने बहुत हेल्प करा जो है अमेरिका का। इसके अलावा अमेरिका क्या करता था, अमेरिका जो है पूरी दुनिया का बनिया देश निकल कर आया कि भाई अच्छा इंडिया और पाकिस्तान को लड़ना है तो तुम तलवारों से मत लड़ो, इंडिया वालों ये लो तुम AK-47, पाकिस्तान वालों ये लो तुम AK-46, अब लड़ो आपस में। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? सैटेलाइट स्टेट्स का, जो अभी अभी आजाद हो रही हैं। फायदा किसका हो रहा है? अमेरिका का। पैसा आ रहा है ना उसके पास। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ग्रोथ हो कहते हैं इसको। मिलिट्री हार्डवेयर पूरा जो है यूरोपियन कंट्रीज को दिया करते थे कि तुम्हारी बैंड बजी है, अमेरिका वालों से मदद लो। अमेरिका निकल कर आया दुनिया का लार्जेस्ट क्रेडिटर कि लो पैसा देंगे हम तुम्हें, लोन देंगे हम तुम्हें। और बिल्कुल यूएस यही चाहता था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है होनी चाहिए हर जगह, कैपिटलिज्म की विचारधारा फैलनी चाहिए, हमें कम्युनिज्म को रोकना होगा, राइट? तो जितने भी नए नए देश आजाद हो रहे हैं 1940s 50s के टाइम पर, वो कैपिटलिज्म मतलब यूएसए को सपोर्ट करें। दूसरी तरफ आपके जो है निकल कर आए रशिया वाले। तो हमने देखा था कि सबसे पहले फरवरी 1917 के अंदर जो है आपका मेंशेविक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें राजाशाही को खत्म किया गया। फिर 1917 के अंदर आपका बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें आपका मेंशेविक वालों को खत्म किया गया। फिर 1921 के अंदर जो है आपका यूएसएसआर को स्टैब्लिश किया गया लेनिन के द्वारा। इसी टाइम पर फिर जब 1924 में लेनिन की डेथ हुई तो स्टॉलिन पिक्चर के अंदर आए और स्टॉलिन ने कमांड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया कि मैं टारगेट सेट कर रहा हूं, ये सब पूरे करने पड़ेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिज्म, बिकॉज ऑफ दिस नेशनलाइजेशन फिलॉसफी, कम्युनिज्म फिलॉसफी, हर चीज को सरकारी बना दिया गया। तो यूएसएसआर भी डेवलप कर रहा है, उसकी भी प्रोडक्शन बढ़ गई है, दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी निकल कर आया। तो दोनों ही चाहेंगे ना कि भाई या तो मेरी वाली की माने या उसकी वाली की, है ना? दोनों यही चाहेंगे। तो जो भी देश आजाद हो रहे हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट स्टेट्स, कि कौन किसके इन्फ्लुएंस में रहेगा। कोई यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में रहेगा तो कोई यूएसए के इन्फ्लुएंस में रहेगा। तो बेसिकली ये है क्या, जो लड़ाई है ये कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की लड़ाई है, ये डेमोक्रेसी वर्सेस टोटलिटेरियनिज्म की लड़ाई है, आर्मामेंट्स की लड़ाई है ये बेसिकली, कि कौन कितना ज्यादा आर्म जो है बिल्डअप करेगा और जो है इसको बेचेगा। तो बहुत सारे ग्रुप्स भी निकल कर आएंगे, नाटो निकल कर आएगा जो ये कैपिटलिज्म वाले यूएसए वाले बनवाएंगे, वार्सो पैक्ट निकल कर आएगा जिसको तुम्हारे यूएसएसआर वाले बनवाएंगे। तो ये क्यों बनवा रहे हैं? ताकि एक दूसरे की आइडियोलॉजी को रोका जाए, कर्ब किया जाए कि इससे आगे बढ़ने ही नहीं देना इनको। आपके CIA हो गया, KGB हो गया, जैसे रॉ इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, ये सब जो है इस फील्ड के अंदर डेवलप करेंगी। तो ये कभी भी डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे बैटल फील्ड पर जैसे अभी तक लड़ रहे थे, ये प्रॉक्सी वॉर्स लड़ेंगे। जो स्टेट्स आजाद हो रही हैं उनको आपस में लड़वाएंगे कि तुम हमारी सुन लो, तुम हमारी सुन लो, तो उनको आपस में लड़वाएंगे। प्रॉक्सी वॉर्स हुआ करती थी, राइट? तो इसी दौरान, इस पूरे कोल्ड वॉर दौरान जो आपका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एक तो ये है कि भाई ऐसा ऐसा बीच में मोमेंट आया कि बस ये लगाओ कि भैया लड़ाई हो ही गई, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो ही गया। उनमें से एक इंपॉर्टेंट इवेंट है 1956 के अंदर स्विस कनाल की क्राइसिस। तो इजिप्ट बेसिकली आपका ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन की, और इजिप्ट के अंदर ही ब्रिटेन वालों ने जो है स्विस कनाल बनवाई थी, जो ऊपर से आपका पूरा का पूरा सी को जो है नीचे रेड सी के साथ जोड़ता हुआ पूरा इंडिया के अंदर ऐसे ले आता। तो होगा क्या कि ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाएगा, अब आपको पूरा वो टेरिटरी घूम के नहीं आनी पड़ेगी, अफ्रीका से सीधा यहीं से आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहां से हैवी ट्रेड हुआ करता था और यहां से सारा टैक्स किसके पास जाता था? ब्रिटेन के पास जाता था। लेकिन जब इजिप्ट आजाद हुआ तो उसने ब्रिटेन को बोला कि भाई इजिप्ट के अंदर तुमने स्विस कनाल में लाई है तो स्विस कनाल तो मेरी हुई ना। ब्रिटेन ये छोड़ने को राजी ही नहीं था, ब्रिटेन छोड़ने को राजी नहीं था। इजिप्ट कह रहे यार ये क्या बात हुई, हमारा देश है, हमारी कनाल होगी ये तो, है ना, तुम कब तक चलाते रहोगे अपनी। तो इसी क्या नाम है, इजिप्ट की हेल्प करने के लिए जो है उधर से तुम्हारे अफगानी वाले जो तुम्हारे यूएसएसआर वाले हैं वो आ गए। तो यूएसए को रियलाइज हुआ कि भाई अगर यूएसएसआर वाले वहां पहुंच गए तो हमें भी भेजने पड़ेंगे, तो लड़ाई हो जाएगी। तो स्विस कनाल क्राइसिस वो क्राइसिस है जिसमें ऐसा लग रहा था कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 दोबारा स्टार्ट होने वाला है, अभी हो गया बस। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद आपका 1962 के अंदर एक और इवेंट होता है जिसको बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस।
अब है क्या चीज कि ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका है, हाँ सर है, नीचे आपका साउथ अमेरिका है, हाँ सर है, यहां पर आपके बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, यहीं पर आपका क्यूबा नाम का देश आता है, ठीक है। तो क्यूबा का जो इतना सा एरिया हुआ करता था, ये यूएसए ने पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया इसके ऊपर अटैक करके। तो क्यूबा का जो ऑफिसर हुआ करता था उसको बिल्कुल मजा नहीं आया, कह रहे यार ये क्या बात है, हमारी चलनी चाहिए, ये यूएसए वाले हमारे ऊपर जबरदस्ती अटैक कर रहे हैं, हमको अपने कंट्रोल में चला रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है। तो इसीलिए क्यूबा वाले ने फोन घुमा दिया यूएसएसआर वालों को कि सुनो तुम्हें लड़ाई चल रही है यूएसए से, हाँ चल रही है, तो एक काम करो, तुम्हें आसपास में कोई एरिया चाहिए जहां से तुम यूएसए को मार सको, कह रहा हाँ चाहिए, कह रहा हमारे पास आ जाओ। तो वहां क्या हुआ, यूएसएसआर की बहुत कुछ कुछ न्यूक्लियर जो शिप्स हुआ करती थी, सबमरीन हुआ करती थी, वो यहां क्यूबा आ गई। अब यहां से तो बहुत आसान है न्यूयॉर्क के ऊपर अटैक करना, वॉशिंगटन डीसी के ऊपर मिसाइल फोड़ना, तो ये तो सर लड़ाई शुरू होने वाली है। फिर दोनों ही पार्टी एक दूसरे को फोन करेंगे, यूएसए वाले और यूएसए वाले, है ना, मॉस्को से वॉशिंगटन तक एक हॉटलाइन बिछाई गई, फोन पे बात करके नहीं नहीं कुछ नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं है ना, कुछ नहीं लड़ना। 1968 के अंदर एनपीटी आई, एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि जो भी बंदा, जो भी देश ये ट्रीटी साइन नहीं करेगा उसको कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी जाएगी। तो इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल, ये तीनों आज के टाइम पर ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड तो हैं लेकिन उन्होंने एनपीटी साइन नहीं कर रखा, एनपीटी साइन नहीं कर रखा उन्होंने, है ना। तो सर ये तो यूएसए के लिए दिक्कत हो गई ना, रशिया वाले पास में आ गए। रशिया वाले कौन से कम है, रशिया वाले बात करेंगे यूक्रेन से कि हाँ भाई तुम भी दोस्त हो अपने, तो लाओ जगह दे दो। यूएसए वाले वहां यूक्रेन के पास अपना मिलिट्री बेस बना लेंगे, तो यूक्रेन से अब रशिया के ऊपर अटैक करना, मॉस्को के ऊपर अटैक करना आसान हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, अलग अलग जगह यूएसए और यूएसएसआर क्या कर रहे हैं, अपने मिलिट्री स्टेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को रोका जा सके, है ना, एक दूसरे को डराया जा सके। तो मिसाइल सिस्टम डेवलप हो रहा है। अब सर अगर आप मिसाइल सिस्टम, बेसिकली इन्हीं को बोलते हैं आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कि आप एक कॉन्टिनेंट से मिसाइल छोड़ रहे हो ताकि दूसरे पे जाके फोड़ दें, तो मतलब बड़ी रेंज की आपको मिसाइल चाहिए। अगर आप जनता को बोलोगे कि हम मिसाइल बना रहे हैं यूएसए को फोड़ने के लिए, यूएसएसआर को फोड़ने के लिए, तो जनता तुम्हें मारेगी नहीं कि यार एक तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ऊपर से तुम लोग बना रहे हो, यही तो गंदा पॉलिटिक्स है। तो इसीलिए जो है आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और ये आपके जो है यूएसएसआर और यूएसए आपस में जो है मिलिट्री स्टेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जो भी ये मिसाइल सिस्टम डेवलप किया जा रहा था, ये स्पेस प्रोग्राम के नाम पे किया जा रहा था कि हमें तो चांद पे पहुंचना है, तो हमें जो है ऐसा मिसाइल चाहिए जो दूर तक का डिस्टेंस कवर कर सके। तो जनता को क्या बोला गया, स्पेस प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। असल में क्या हो रहा है, मिसाइल सिस्टम डेवलप किया जा रहा है एक दूसरे को फोड़ने के लिए। यही तो है कोल्ड वॉर, है ना। गोलू बच्चे हैं सबके सब। स्पुतनिक मिसाइल हुआ करती थी, एक्सप्लोरर मिसाइल हुआ करती थी, ये सब किस लिए हैं, ये सब भैया अटैक वटैक करने के लिए हैं, ये कोई चांद वांद पे नहीं जाने का इन लोगों को, राइट। तो अल्टीमेट इसमें इवेंट होता है 1979 के अंदर। बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर क्या था, एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन चल रहा था, लोकल रिवॉल्यूशन चल रहा था, उसके सपोर्ट में यूएसएसआर ने अपनी आर्मी भेज दी, इधर से यूएसए ने अपनी आर्मी भेज दी। तो अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ, यूएसए, यूएसएसआर और अफगानिस्तान तो है ही, तीनों ही आपस में लड़ रहे हैं। यहीं से यूएसएसआर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली जो आपका कम्युनिज्म है वो आप प्रैक्टिकली तो बहुत ही मुश्किल है भाई, प्रैक्टिकली तो नहीं हो पाएगा उसमें। क्यों नहीं हो पाएगा भाई, इक्वल स्टेटस आप हर एक को कैसे दे दोगे, हो ही नहीं पाएगा। तो कम्युनिज्म की प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1990 के अंदर, 15-16 छोटे छोटे देशों में टूट गया। और जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, आपका जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हुआ और अब दुनिया हो गई यूनिपोलर, अमेरिकन हेजेमनी अमेरिका की चल रही है भाई साहब। आज के टाइम पर तो खैर मल्टीपोलर वर्ल्ड है हमारे पास, केवल एक या दो पावर नहीं है, मल्टीपल पावर्स है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है हमारे पास। तो ये था आपका पूरा का पूरा कोल्ड वॉर। अब इसके बाद जो दो छोटे छोटे और टॉपिक्स रखते हैं हमारे एनडीए सिलेबस के अंदर जो दे रखे हैं, उसमें से एक आता है आपका नॉन अलाइन मूवमेंट। ये नॉन अलाइन मूवमेंट बेसिकली क्या बात करता है कि भाई जब 1945 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया क्या हुआ, दुनिया बाइपोलर हो गई। बाइपोलर मतलब या तो आप यूएसए के पास चले जाओ या आप यूएसएसआर के पास चले जाओ। तो सर अभी 1947 में भारत भी आजाद हुआ है और बहुत सारे देश आजाद हो रहे हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इंडिया यूएसए को मांगेगा या यूएसएसआर को मांगेगा? तो हमने बोला हम किसी को नहीं मांगेंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम किसी भी गुट के साथ अपने आप को जोड़ेंगे नहीं।
अलग रहेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट करा भारत ने। ठीक है, तो इनिशियली जो है आपकी जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन हुआ करते थे बेसिकली, जो बार बार यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रपोजल रखते थे कि भैया ना ही हमें यूएसए के पास जाना है, ना ही हमें यूएसएसआर के पास जाना है, हम अपना अलग से रहना चाहते हैं, नॉन अलाइंड, हमारा जो पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट वाली होनी चाहिए। तो इसी के बेसिस पर आपका क्या होगा, 1955 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर जो बांडुंग नाम की जगह आती है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी 1955 के अंदर। और यहां पर आपके एशिया के और अफ्रीका के जो भी अभी अभी नए देश जो निकल के आए हैं, जो आजाद हुए हैं, ये मिलकर स्टैब्लिश करेंगे आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट। इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इट। बहुत सारे देशों ने हमें बोला कि इंडिया सस्टेन नहीं कर पाएगा, एक तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, पॉवर्टी है, कम्युनल राइट्स हैं, हिंदू मुस्लिम है, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बना रखे हैं, तुरंत के तुरंत टूट जाओगे, देखना अभी 5-7 सालों के अंदर। तो इस तरीके से इंडिया को धमकाया जाता था कि फटाफट या तो हमारे पास आ जाओ, उनके पास चले जाओ। हमने कहा हम तो नहीं जाएंगे। तो मेरी मम्मी को ना बचपन से ही पानी बहुत पसंद है, तो मैंने प्राइवेट पूल वाला विला बुक कर दिया। मेरी मम्मी पूरा दिन पूल से बाहर ही नहीं निकली है। इनको इनके बचपन के दिन दे पाता हूँ ना, तब लगता है ग्रो कर रहा हूँ। SIP करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वेस्ट वाले पाकिस्तान ने क्या करा, उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया पूरे पाकिस्तान की। लेकिन जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है, वहां पर कैसे उर्दू चल जाएगी, वहां पर तो बंगाली चलती है। इसी वजह से आप देखिए लिंग्विस्टिक बेसिस पर 1971 के अंदर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई और बांग्लादेश आजाद हुआ। बांग्लादेश आजाद हुआ 16 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया। मुक्ति वाहिनी मूवमेंट बोलते हैं उसको, जिसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बेटी हैं, जिनको अभी जो है वहां की गवर्नमेंट ने जो है बोला है कि इनको फांसी पे चढ़ाना है। आजकल न्यूज में बना हुआ है ये, राइट। नॉन अलाइन मूवमेंट, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना जो है दोनों को सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, दोनों के बीच में मध्यस्थता एज अ मीडिएटर काम करेंगे, और किसी भी एक गुट को हम जो है फेवर नहीं करेंगे। तो नॉन अलाइन मूवमेंट में आज के टाइम पर जो है बेसिकली आपका 120 कंट्रीज के आसपास है। लेकिन अब क्योंकि आज जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, तो NAM एज एन ऑर्गेनाइजेशन का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। ऑल्दो कोविड के टाइम पर भी इन लोगों ने मीटिंग करी थी, वर्चुअल मीटिंग करी थी, लेकिन कोई उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता यहां पर इसका रेलेवेंस, राइट। इसके बाद एक आपका लास्ट टॉपिक आता है हमारी एनडीए के अंदर, यूपीएससी एनडीए जो सिलेबस के अंदर दे रखा है, दैट इज कॉल्ड पंचशील एग्रीमेंट। ये पंचशील एग्रीमेंट जो है ये इंडिया और चाइना के बीच एक एग्रीमेंट है जो 1954 के अंदर हुआ था कि भाई हम जो है आपस में आराम से रहेंगे, पीसफुली कोएग्जिस्ट करने की कोशिश करेंगे, लड़ेंगे बढ़ेंगे नहीं। इसी पंचशील एग्रीमेंट का जो ऑफिशियल नेम हुआ करता था, दैट वाज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया। बेसिकली क्या था कि चाइना शुरू से ही तिब्बत को कंट्रोल करना चाह रहा है, और तिब्बत वाले जो लोग थे वो चाइना के अंडर रहना नहीं चाहते थे, वो अपना अलग ऑटोनोमस रीजन रखना चाहते थे, आजाद होना चाहते थे वो। तो इसीलिए इंडिया और चाइना के बीच में जो है ये एग्रीमेंट हुआ, पंचशील एग्रीमेंट, कि हम जो है पीसफुल तरीके से रहने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर आपके जो है टोटल 5 जो है प्रिंसिपल्स दिए गए, जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरी, एक दूसरे की टेरिटरी का ध्यान रखेंगे, है ना, एक दूसरे को डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, दोनों के पास सॉवरेनिटी रहेगी अपनी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, अटैक नहीं करेंगे, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, जो भी एक दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स होंगे उसके अंदर भी हम जो है कोई इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे। इक्वालिटी का स्टेटस रखेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट हो, तो बेसिकली दोनों को बेनिफिट होते रहना चाहिए, और पीसफुल तरीके से रहेंगे। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हुआ करते थे। तो सर फिर दिक्कत कहां आई? आज के टाइम पर तो चाइना बिल्कुल अपोज में हमारे, है ना। दिक्कत ये हुई कि एक दिन चाइना ने जो है तिब्बत के ऊपर जो है थोड़ा सा इंसर्जेंसी कर दी। तो वहां पर जो लीडर हुआ